हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हिस्ट्री जो कि हमारी क्लास 11 की है और ये है तमिलनाडु की यहाँ पे हिस्ट्री की बुक है। तो काफ़ी हम लोग टॉपिक यहाँ पे कवर कर चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एक सेकंड में इंडेक्स दिखा देती हूँ। 1 से 5 हमारे यहाँ पे कवर हो चुका है। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मौर्यन एम्पायर और देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन थी, वो सारी चीज़ें चेंज हुई और मौर्यन एम्पायर के टाइम में हर एक चीज़ किस तरीके से अरेंज्ड हुई थी, ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की लेसन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आप लोग जाकर सारे लेसन्स देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर। लेकिन एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हम लोग पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि मौर्य के बारे में हम लोग को पता कहाँ से चला, यानी कि सोर्सेज देखेंगे कि कहाँ से ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सारे इन्फॉर्मेशन का सोर्सेज क्या था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मौर्यन एम्पायर के बारे में आप पढ़ रहे हो तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे उस टाइम के, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल देखने वाले हैं और इनकी क्या क्या अचीवमेंट थी। फिर नेक्स्ट यहाँ के जो महान शासक थे वो थे अशोक। इनकी अचीवमेंट देखेंगे और अशोक की जो धर्म थी वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ और इन्होंने काफ़ी कोशिश किया बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने में। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक कि कुछ भी है। तो इसकी सेलिंग फीचर्स देखेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में क्या क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे। एंड कॉजेज़ देखेंगे कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर का पतन हुआ और पतन होने का मेन कारण भी क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के साथ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि कॉपी पेन भी ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि लास्ट में मैं समराइज़ कर दूँगी पूरे लेसन का, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मौर्यन एम्पायर का जो फाउंडेशन हुआ था, इससे हमारे इंडिया के हिस्ट्री में एक नया एरा देखने को मिला। अब तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी यहाँ पे, वो सारी चीज़ें एक साइड, लेकिन यहाँ से कुछ अलग देखने को मिला हमारे हिस्ट्री में। अब ये पहली बार था जब हमारी पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिली, यानी कि इससे पहले तो आप देख रहे थे सब अपने हिसाब से थे, लेकिन एक पॉलिटिकल यूनिटी हुई। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, यानी कि इससे पहले तो बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू कुछ चीज़ें पता चल रहा था, तो उसको हम लोग ने पढ़ा। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल वे में है और सारी सोर्सेज के थ्रू हम लोग को सारी चीज़ पता चल पाया कि हाँ, हमारे हिस्ट्री में जो है किस तरीके से सारी चीज़ें थी। इसके अलावा आप देखो कि एक नंबर ऑफ़ एपिग्राफिकल रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कि हमारे हर एक पीरियड की हिस्ट्री लिखी गई है। तो ये आपका एपिग्राफिकल रिकॉर्ड क्या होता है, एक्चुअली जो पत्थरों में, स्टोन में, ये किसी हार्ड चीज़ में कुछ चीज़ें लिखी जाती है ना। पहले के समय में तो पेपर थे नहीं कि वो लोग पेन में मीन्स पेपर में लिखते पेन से, उस तरीके का होता नहीं था। तो उस समय जो है ना पत्थरों पे लिखते थे, पिलर्स पे लिखते थे, तो इस तरीके का लिखने का जो प्रचलन है वो स्टार्ट हुआ था। तो इसी को हम लोग एपिग्राफिकल रिकॉर्ड कहते हैं कि किसी हार्ड चीज़ पे लिखा गया जो है, उससे पता चला कि हाँ, मौर्यन एम्पायर में उस समय किस तरीके से सारी चीज़ें थी। अब पहले हम लोग लिटरली सोर्सेज ही देख लेते हैं। 3 तरीके के सोर्सेज हम लोग देखने वाले हैं, जहाँ से पूरी तरीके से मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग को पता चला। सबसे पहला तो है द मोस्ट फेमस कौटिल्य की अर्थशास्त्र। सबसे पहले तो यही पूछ ली जाती है कि ये जो अर्थशास्त्र है इसके राइटर कौन है। तो कौटिल्य है, जिनको हम लोग इंडियन मेशिवेली भी कहते हैं, इनका ही ये नाम है। तो एक एक देखिए, एक एक स्टेटमेंट से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडियन मेशिवेली किसे कहा जाता है हमारे भारत में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, या फिर कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो बुक था ये अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, लेकिन ये बुक संस्कृत में थी। मनुस्क्रिप्ट अगर हम लोग अर्थशास्त्र की देखें तो पहली बार आर शमा शास्त्री के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था 1904 में। तो ये सारी बातें नहीं याद रखनी है, लेकिन हाँ, अर्थशास्त्र में आप देखो कि 15 बुक्स हैं, 180 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें राजा से डील किया गया है कि राजा वगैरह कैसे थे यहाँ के, इनके बारे में बताया गया और इनके काउंसिल्स के बारे में बताया गया। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की डिफरेंट डिपार्टमेंट थे इन राजाओं के। सेकंड क्या है कि यहाँ पे आपका सिविल और क्रिमिनल लॉस के बारे में, यानी कि कानून के बारे में यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट में रखा गया है। थर्ड पार्ट में क्या है कि डिप्लोमेसी और वॉर, क्योंकि आपको पता है कि उस समय जितने भी राजा महाराजा थे उनका एक ही काम था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और वो कैसे करते थे, तो दूसरे राज्य के राजाओं को हरा कर, दूसरे जो भी प्रांत के जो राजा थे उनको हरा कर, उनकी जो टेरिटरी है उनको अपने अंदर कनकेयर करके उनको अपने अंदर मिला लेना, ये इनका काम होता था। तो डिप्लोमेसी और वॉर जो है बहुत हद तक ये चलता था। तो इस 3 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ये मेंशन की गई है सारी चीज़ें। ये तो रही फर्स्ट। सेकंड अगर हम लोग देखें तो मुद्रक्षक है, तो मुद्रक्षक में देखें तो इसके कौन ऑथर है, तो ये लिखा गया है विशाखा दत्त के द्वारा। तो ये भी एक ड्रामा है जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है।
और जब भी आप देखो तो इसमें चंद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि कैसे चंद्रगुप्त जो है वो कौटिल्य के असिस्टेंट्स थे और यहाँ पे जो नंद डायनेस्टी था उसको उखाड़ के फेंके थे। इनके बारे में पूरा पिक्चर है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था मौर्य का जब यहाँ पे चंद्रगुप्त जो शासन कर रहे थे तो उस समय कैसा वहाँ का सिनेरियो था। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो हम लोग पढ़ने वाले वो हमें कहाँ से मिला है, तो विशाखा दत्त की मुद्राक्षस से हमें मिली है। ठीक है। थर्ड यहाँ पे है मेगास्थनीज की इंडिका बुक, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आप पीसीएस वगैरह का एग्जाम देते हो या सीजीएल वगैरह का, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेगास्थनीज है जो कि यहाँ पे ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, तो उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है इंडिका। अब इंडिका में क्या है, तो इंडिका में पूरी डिटेल है कि मौर्य साम्राज्य के टाइम में उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पर्टिकुलरली यानी कि जो पाटलिपुत्र जो उनका कैपिटल सिटी था तो उसमें वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, साथ ही उनकी सोशल लाइफ के बारे में पूरी अच्छी तरीके से पिक्चर थी। सर्टेन कुछ यहाँ पे देखो अनबिलीवेबल इन्फॉर्मेशन था जो उनके द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। तो ये तीन आपका सोर्सेज है जो कि तीन चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इंडिका में क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडिका में जो है पाटलिपुत्र जो कैपिटल सिटी था चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वहीं अगर विशाखा दत्त की बात करूं तो उनके जो मुद्राक्ष है उनमें क्या क्या था, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो यहाँ पे अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की लिखी गई है तो इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी कि वहाँ के राजा, उनके डिपार्टमेंट कैसे थे, उनका सिविल और उस समय का कानून कैसा था, उनका वॉर के बारे में डिटेल लिखा गया है। तो सारी चीज़ें हमें मिलने वाली, क्योंकि तीन यहाँ पे सोर्स है और काफ़ी पावरफुल सोर्स है। ठीक है। और भी कुछ कुछ लिटरेचर्स थे जिससे कि कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया, बट इतना तीन बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं एक एक करके देखते हैं अशोक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इनकी एडिक्ट्स। तो एडिक्ट्स बहुत सारे थे अशोक में जिनके थ्रू हम लोग को अशोक के बारे में पता चला कि अशोक का जब कार्यकाल था तो वो अपने समय में किस तरीके से सारे काम किए। तो जो इंस्क्रिप्शन है अशोक की वो फर्स्ट टाइम जो डेसिफर किया गया, यानी कि फर्स्ट टाइम जिसको रीड किया गया, समझा गया, वो थे प्रिंस जेम्स प्रिंसेप जो कि 1837 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग देखो कई बार पूछा जाता है। तो ये जेम्स प्रिंसेप है जो कि 1837 में इनके द्वारा पहली बार जो यहाँ पे अशोक की इंस्क्रिप्शन है उसको समझा गया, पढ़ा गया। हालांकि वो लिखा हुआ था पाली लैंग्वेज में, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था। और फिर बाद में जो है ये आप देखो प्राकृत लैंग्वेज में भी इसको लिखा गया। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो कि यहाँ पे इस राइटिंग को यहाँ पे आपको उसी राइटिंग में लिखा गया था। लेकिन आप देखो कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे राजस्थान वाला और गुजरात वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो इंडियन की जो अशोक इंस्क्रिप्शन है वो खरोस्ती स्क्रिप्ट में पाई गई थी। तो ये भी याद रखना है, ब्राह्मणी ये स्क्रिप्ट होती है और खरोस्टी स्क्रिप्ट होती है। तो खरोस्टी स्क्रिप्ट में जो है नॉर्थ वेस्ट इंडियन में ये लिखा गया था। टोटल अगर आप देखो तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, इसमें से दो जो है कलिंगा एडिक्ट्स है जो कि पहली न्यूली कनक्योर्ड टेरिटरी है, यानी कि अशोका जो है वो फेमस कब हुए थे, अशोका जो है ना कलिंगा वॉर से ही वो फेमस हुए थे, और जब कलिंगा को अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर लिए थे तब से जो है अशोका का नाम हो गया था। तो ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट है और दो कलिंगा की एडिक्ट है जिसको हम लोग देखने वाले। और मेजर पिलर एडिक्ट्स है जो कि यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट सिटीज़ में देखने को मिलेगा। तो अशोका की जितनी पिलर्स हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और माइनर जो है रॉक एडिक्ट्स है, माइनर पिलर एडिक्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे फेमस जो इतनी एडिक्ट है, यानी कि 14 एडिक्ट्स में से सबसे फेमस जो है वो है 13, यानी कि 13 रॉक एडिक्ट, यानी कि जो पत्थरों में लिखा जाता है ना उसको रॉक एडिक्ट कहा जा रहा है। और उस पत्थर में जो 13th रॉक एडिक्ट है ना उसमें यहाँ पे कलिंगा के वॉर के बारे में लिखा गया है कि अशोक का जब यहाँ पे वॉर हुआ था कलिंगा के साथ, तो कलिंगा उस समय उड़ीसा, आज के डेट में जो उड़ीसा है, उड़ीसा में भी आप किड्स देखते हो कलिंगा है, तो ये वो वाला एरिया है। तो यहाँ पे उसके बारे में पूरा वर्णन है, पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है इस 13 रॉक एडिक्ट में। तो ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं मौर्यन का, और स्टार्ट करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्यन एम्पायर के ये फाउंडर हैं, और एट द एज ऑफ 25 इन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर किया था। इससे पहले जो डायनेस्टी चल रही थी वो नंद डायनेस्टी थी। अब यहाँ पे हम लोग मौर्य डायनेस्टी देख रहे हैं, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त के अगर पावर के बारे में देखें कि पूरे भारत में उनकी पावर कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी, तो सबसे पहले गैंगेटिक वैली में। तो गैंगेटिक वैली जहाँ जहाँ आपको गंगा रिवर देखने को मिलेगा, तो ये उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, यूपी भी आ जाता है। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट में गए,
नॉर्थ वेस्ट की वहाँ की रीजन लेने के लिए कोशिश की, वहाँ पे अपनी पावर को इस्टेब्लिश किए, वो भी इंडस रिवर में। फिर वो सेंट्रल इंडिया में आए और सेंट्रल इंडिया में आप देखो कि नर्मदा रिवर के अगल बगल वाली रीजन को इन्होंने अपने अंदर रख लिया। यानी कि जो मेजर रिवर्स हमारी टेरिटरी है वो सारे आप किसके अंदर देखोगे, तो मौर्यन एम्पायर के अंदर देखोगे। एक मिनट पहले आप लोग यहाँ पे मैप देख लीजिए, अशोका का एम्पायर यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन वही चीज़ें हैं कि ये पूरा आपका अशोका में तो बहुत ज़्यादा ये आपका विस्तार हो गया था, लेकिन उससे पहले भी अभी अभी हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये सब मौर्यन एम्पायर के अंडर में था। और बेसिकली ये आपका जो रीजन दिखाया जा रहा है ये अशोका का है। तो ये अशोका बाद में आए थे तो वो काफ़ी रीजन को जीत चुके थे, ये इंटरनेशनल टेरिटरी को भी जीते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपको गैंगेटिक वैली देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पे इंडस रिवर वाला आपको जगह देखने को मिलेगा, ये नर्मदा रिवर वाला जो है ये जगह आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल इंडिया। तो ये सब जो है मौर्यन एम्पायर के अंडर में था। उसके बाद यहाँ पे जो आपका चोला पांड्या चेराज आता है तो ये आपका बाहर है। इसके अलावा जितना भी रीजन बचा था ना वो सब मौर्यन एम्पायर जो है अपने अंदर ला चुके थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। और ये चीज़ आप समझिएगा कि मौर्यन एम्पायर इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। उसके बाद आप देखो कि ये आगे बढ़ते ही गए। उसके बाद सेलोकास निकेतर थे जिनको इन्होंने हराया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इनको हराए और एक ट्रीटी साइन हुई। और इस ट्रीटी के दौरान जो सेलोकस निकेटर है वो अपने ट्रांस इंडस टेरिटरी जो था, इसमें 3 एरिया आता है, अरिया, अरोकोशिया और केट्रोसिया। ये सब जो है तीनों यहाँ पे मौर्यन एम्पायर को देना पड़ा इस सेलोकास को, क्योंकि वो हार चुके थे। जब भी 2 जगह की युद्ध होती थी और वहाँ के राजा जब जीत जाते थे, किसी भी जगह के राजा अगर जीतते थे तो जो राजा हारते थे ना उनको अपना ज़मीन देना पड़ता था, अपना कुछ एरिया जो है उनको दे देना पड़ता था। वो एक पेनाल्टी आप समझ सकते हो। इतना ही नहीं हुआ था, सेलुकस जो हारे थे तो वो ये 3 एरिया तो दिए ही थे मौर्यन को, लेकिन इतना ही नहीं था, उनको अपनी बेटी भी देनी पड़ी थी शादी में। तो मौर्यन प्रिंसेस से यहाँ मौर्य प्रिंस जो है वो शादी भी यहाँ पे किए थे इनकी बेटी से, चंद्रगुप्त जो है उसके बदले में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे शासक थे, ये बहुत ही दानी थे। तो इनके द्वारा आप देखो 500 एलिफेंट दिया गया सेलुकास को। मेगास्थनीस जो थे उनको भी यहाँ पे भेजा गया था मौर्यन कोर्ट में एज ए ग्रीक एम्बेसडर के जैसा। तो कोई नहीं, ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे युद्ध लड़ जाने की वजह से, हार जाने की वजह से काफ़ी नुकसान भी होता था। उसके बाद अगर आप लोग देखो कि किसको ये मानते थे चंद्रगुप्त, जैनिज्म को कि बुद्धिज़्म को, तो ये जैनिज्म को मानते थे। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि मौर्यन एम्पायर के अंदर 2 यहाँ पे महत्वपूर्ण शासक थे, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य जिनको मानते थे वो जैनिज्म है और अशोका जिसको मानते थे वो बुद्धिज्म है। लेकिन ये भी बात आपको याद रखना है कि अशोक जो थे ना वो स्टार्टिंग से बुद्धिज्म को नहीं मानते थे, बाद में चलकर वो बुद्धिज्म को मानने लगे थे, ठीक है। तो ये जैनिज्म को मानते थे, यानी कि पूरे इंटायर लाइफ, जब तक उनकी लाइफ थी तब तक वो माने। और उसके बाद आप देखो कि वो अपनी राजगद्दी छोड़ दिए थे, किसके लिए, तो अपने बेटे बिंदुसार के लिए। और फिर उसके बाद वो श्रवला बेलगोला चल गए थे, जो मैसूर के अगल बगल का रीजन है। और फिर उसके बाद इनके बेटे का शासन शुरू होता है जो कि है बिंदुसार। तो बिंदुसार की बात करें तो इनको यहाँ पे ग्रीक के द्वारा अमृत घात कहा जाता था। अमृत घात कहने का मतलब है कि स्लेयर्स ऑफ एनिमीज़, जो कि अपने एनिमीज़ को मारते हैं ना, उनको कहा जाता है यहाँ पे अमृत घात। तो अमृत घात कहा जाता है इनको, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। साथ ही अगर आप देखो तो धीरे धीरे इनके अंदर भी बिंदुसार भी जो है यही काम करते गए, पूरी तरीके से जो है दूसरे की टेरिटरी हथियाते गए। और उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे बिंदुसार जो है ना मैसूर तक चले गए, यानी कि साउथ इंडिया तक भी आए और साउथ इंडिया में ये मैसूर तक भी अपनी जो है टेरिटरी बढ़ा चुके थे। बिंदुसार जो है डेमेस्चुस को, जो यहाँ पे एम्बेसडर है, वो सीरियन किंग एंटीओकस फर्स्ट से ये आपको देखने को मिलेगा कि रिसीव हुए थे। बट इट्स ओके, इतनी बातें आपका कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये चीज़ें याद रखेगा कि बिंदुसार जो थे ना वो आजीविकास को यहाँ पे सपोर्ट करते थे, एक रिलीजियस सेक्ट था, इसको सपोर्ट करते थे। और बिंदुसार अपने बेटे अशोक इसको यहाँ पे अपॉइंट किए थे एज ए गवर्नर ऑफ उज्जैन, ठीक है। तो बिंदुसार का बारे में वैसा कुछ खास डिटेल है नहीं और इनके टाइम में कुछ इन्होंने खास उपलब्धि भी नहीं इनकी थी, तो इसलिए इनके बारे में जो है हम लोग थोड़ी बहुत ही बस पढ़ेंगे। इतना याद रखिएगा एक सीक्वेंस कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए, तो बिंदुसार आए। बिंदुसार के बेटे कौन थे, अशोक थे, जिन्हें यहाँ पे अशोक द ग्रेट कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इनको सबसे पहला कौन अपॉइंटमेंट मिला, इनको सबसे पहले जो है गवर्नर ऑफ उज्जैन बनाया गया। अब अशोक का यहाँ पे कार्यकाल देखते हैं, जो कि 273 से लेकर 232 BC तक था। बहुत ही लिटिल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे अशोक के लाइफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका काम बहुत ज़्यादा था, इनका कार्यकाल बहुत लंबा था और काफ़ी इनके द्वारा कार्य भी किया गया था। बट हम जितनी भी चीज़ें जानेंगे वो बहुत छोटी है, ऐसा कहा जाता है। सबसे पहले तो ये गवर्नर ऑफ उज्जैन बने और उनके द्वारा जो है
आप देखो कि 4 साल के इंटरवल में, यानी कि जब से अशोका की एसेसन थी, जब से वो गद्दी में आए और जब से वो एक्चुअल कोरोनेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे 4 साल का ये डिफरेंस देखने को मिला। यानी कि गद्दी में आने के बाद वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, वो 4 साल का डिफरेंस था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एविडेंस भी देखने को मिलता है कि वो अपने गद्दी को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल किए थे। यानी कि जब बिंदुसार की डेथ हो गई थी इनके पिता की, तो इनको यहाँ पे गद्दी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे यहाँ पे। सेलोनिस क्रॉनिकल है दीपावस्म और महावस्म, जो कि ये बताते हैं कि अशोक जो है वो यहाँ पे पावर को कैप्चर किए थे अपने 99 ब्रदर्स का किल करके। तो देखिए ये भी चीज़ें हमें लिखी हुई मिली है, सुनी हुई मिली है कि अपने 99 ब्रदर्स का किल करके उनको ये पावर मिला था। इसलिए ये चीज़ें मैं कह रही हूँ कि उनको जो अपनी गद्दी मिली थी ना, वो बहुत ज़्यादा कठिनाई के साथ मिला था। लेकिन इनके जो कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं था, 99 ब्रदर्स को वो नहीं मारे थे, वो सिर्फ 6 ब्रदर्स को ही मारे थे। तो देखिए जितनी भी जगह आपको देखने को मिलेगा, कुछ कुछ जो है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे जो भी यहाँ पे बताते हैं आपको, जो भी हिस्ट्री देखने को मिलेगा, तो लेकिन मेजोरिटी जगह आपने यही पढ़ा होगा कि अपने 99 भाइयों को मारकर अपनी गद्दी ये हासिल किए थे, पावर में आए थे। ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन ये भी बात है कि ये 6 भाई को ही मारे थे, ऐसा नहीं है कि 99 भाई को मारे थे। दूसरी सोर्सेज ये बताती है, बट कोई नहीं, इससे हमें क्या लेना देना, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये उनकी जो है अपनी पर्सनल लाइफ है। आपको ये समझना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था ना अशोका के शासनकाल में, वो यहाँ पे कलिंगा वॉर हुआ था, जिसके बारे में पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, कलिंगा वॉर का कारण क्या था और कोर्सेज क्या थी ना, इसके बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा है। रॉक जो 13 एडिक्ट है, उसमें सिर्फ कलिंगा वॉर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि हाँ, कलिंगा और यहाँ पे जो अशोक है उनके बीच में लड़ाई हुई थी। लेकिन क्यों लड़ाई हुई थी, रीज़न नहीं पता, इसलिए इसके रीज़न के पीछे आप लोग मत भागिएगा। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे और इस जो रॉक एडिक्ट में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे जो स्टोरी है इस वॉर के बारे में, वो अशोका खुद ही यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे और उनके द्वारा बताया गया था कि 100 और 50,000 जो है मारे गए थे। बहुत टाइम्स जो है आप यहाँ पे देखो कि इस चीज़ के बारे में बात किया गया था। और आफ्टर द वॉर उनको यहाँ पे कलिंगा मिल गया था, यानी कि कलिंगा भी अब मौर्यन एम्पायर के अंदर ही आ गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कलिंगा जो है, सॉरी, अशोक जो है वो बुद्धिज़्म को मानने लगे। और किसके इन्फ्लुएंस के अंदर, तो उस समय एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि उपगुप्त है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उपगुप्त का नाम याद रखिएगा, जिनके इन्फ्लुएंस से आकर जो है अशोक को लगा कि नहीं, बुद्धिज़्म की जितनी भी टीचिंग है ना, वो काफ़ी इनको प्रभावित किया और फिर ये उसी के रास्ते पे चलने लगे। तो अब देखते हैं कि अशोक एंड बुद्धिज़्म के बारे में अगर हम लोग कुछ स्कॉलर के अकॉर्डिंग देखें, तो कहा जा रहा है कि ये कन्वर्ट हुए थे, यानी कि अपने धर्म को ये चेंज किए थे और बुद्धिज़्म में ये धीरे धीरे कन्वर्ट हुए थे। ऐसा नहीं था कि अचानक से ये आप बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, धीरे धीरे ये कन्वर्ट हुए थे। अशोक जो थे वो शक के उपास्य थे और वो भी 2.5 साल तक वो रहे। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि वो हंटिंग वगैरह छोड़ दिए, क्योंकि आपको बौद्ध धर्म में पता है कि बहुत ही ज़्यादा सन्यासी बन के रहना पड़ता है। तो वो मारना पीटना जितने भी जानवर थे उनको हंट करना छोड़ दिए। बहुत सारे बौद्ध गया जो है वो वहाँ मतलब कि वहाँ गए, विज़िट किए। फिर ऑर्गेनाइज्ड मिशन में भी वो गए। उसके बाद क्या हुआ कि उनके द्वारा एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए गए, जिनको धर्म महामंत्र कहा जाता है। और इनका एक काम था धम्म का प्रोग्रेस करना, यानी कि जो जो भी बातें यहाँ पे बुद्ध भगवान के द्वारा कही गई थी, उनकी जो भी टीचिंग थी, उसको और प्रचार प्रसार करना, यानी कि लोगों को और ज़्यादा इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि वो भी बौद्ध धर्म को माने, वो भी बौद्ध धर्म की बातों पर चले। तो ये काम उनके द्वारा किया गया। और फिर वो बर्थ प्लेस जो बुद्ध भगवान की है, लुम्बिनी गार्डन, जो कि आज की डेट में नेपाल में है, तो वो वहाँ गए, वहाँ वो विज़िट किए। फिर वहाँ पे वो जो है काफ़ी मिशन के लिए श्रीलंका भेजे। और देखिए उनकी वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, वो इतना ज़्यादा मानने लगे बौद्ध धर्म को, और बौद्ध धर्म की जितनी भी टीचिंग थी उसको बहुत ही ज़्यादा वो इम्प्रेस हुए वो सारी चीज़ों से। और जब बौद्ध ट्री को उनको उनका एक ही चीज़ था कि हमारे भारत में जो है इसके बारे में तो होना ही चाहिए, सारे लोग इसके बारे में जाने ही, लेकिन पूरे देश में, दुनिया में जाने लोग, ठीक है, देश विदेश में लोग जो है ना बौद्ध धर्म को जाने, इसका प्रचार प्रसार हो। तो श्रीलंका ये अपने बेटे और बेटी को भेजे थे। ये बेटे इनके महेंद्र और बेटी इनकी संगमित्रा, इनको ये जो है श्रीलंका भेजे कि आप वहाँ जाओ और वहाँ पे जो ओरिजिनल बौद्धि ट्री है वो उसको प्लांट करके आओ। तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ बुद्धि ट्री है वहाँ वहाँ प्लांट करके आने से वहाँ पे बुद्ध भगवान की जो है प्रचार प्रसार होगी। तो अशोका के द्वारा जो है थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो पाटलिपुत्रा में कन्वे किया गया। अब तक हम लोग जो है टोटल 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होगी, तो अभी तक हमने थर्ड देख लिया। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट और सेकंड किसके अंदर में, ये आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन हुआ था और कौन कौन पैट्रोनाइज किए थे, और साथ ही साथ कहाँ ये हुआ था। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट और सेकंड के बारे में बताना है। थर्ड
वर्ड जो है ये आपका अशोक ने इसे कन्वीन किया था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कि अशोक की एम्पायर कैसे और बढ़ते गई। अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये मेंशन किया गया कि हाँ सदर्न मोस्ट जो किंगडम है जैसे चोल, पांड्य, सतपुत्रास, केलापुत्रास, ये जो बॉर्डर स्टेट है वहाँ तक जो है अशोका की इंस्क्रिप्शंस में दिया गया कि हाँ इनका जो टेरिटरी है ये यहाँ तक है। लेकिन चोल पांड्यास इसी की जो बॉर्डर लाइन है ना उसी से, क्योंकि चोल पांड्यास आपको नीचे देखने को मिलेगा तो उसके ऊपर तक जो है इनकी बॉर्डर है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो कुछ स्टेट्स जो है अभी भी मौर्यन एम्पायर से बाहर रह चुका है। लेकिन अगर राजतरंगिणी के हिसाब से देखें तो इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि जो कश्मीर है वो भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था, नेपाल जो था वो भी मौर्यन एम्पायर के अधीन था। साथ ही साथ जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है वो भी ऑलरेडी डिमार्क किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी टेरिटरी है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे आपका मैप में दिखाया गया है। ये चीज़ें आप देख सकते हो कि ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है, और भी ऊपर दिखाती हूँ, देख रहे हैं आप, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सब अशोक के अंदर आ चुका था। ये पूरा टेरिटरी है कि नहीं, काफ़ी विशाल है। अब देखते हैं कि अशोक का धर्म क्या था। तो अशोक के द्वारा बुद्धिज़्म को काफ़ी प्रचार प्रसार किया और काफ़ी एफर्ट्स भी लिए जिससे कि बुद्धिज़्म को और भी बढ़ा सके, फैला सके, सारे कोने कोने तक फैला सके। उनका बहुत ब्रॉड कंसेप्ट था। एक्चुअली आप देखो कि ये भी चीज़ मानना चाहिए आपको कि अशोक की जो धर्म थी इसमें बहुत सारे एडिक्ट है। तो उसमें से कुछ यहाँ पे ये लिखा गया है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कुछ अहिंसा का प्रैक्टिस करना चाहिए, साथ ही लव ऑफ ट्रूथ यानी कि सच्चाई से प्यार करो, आप झूठ के रास्ते में मत चलो, सच्चाई से प्यार करो। टीचर्स का रेवरेंस है यानी कि जो शिक्षक है वो आज की भी डेट में बहुत ज़्यादा उनकी महत्व रहनी चाहिए। और रिलेटिव से गुड ट्रीटमेंट कीजिए यानी कि अच्छा व्यवहार आप लोग कीजिए अपने रिलेटिव से। हालांकि कुछ लोग अपने रिलेटिव से बहुत चिढ़ते होंगे, बट वो सारी चीज़ें साइड में रखिए, अच्छा भी व्यवहार कीजिए। एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट कीजिए, कहीं से भी आपको जानवरों की हत्या नहीं करनी है। फेस्टिव गैदरिंग होनी चाहिए, कोई भी त्यौहार हो, चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो, खुल के मनाइए, खुल के सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, यही तो एक मौका होता है फेस्टिवल जब हम लोग मिलते हैं। अभी ये कोरोना टाइम है तो वो भी नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ अब ये चला जाएगा और इससे पहले जिस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते थे बस उसी तरीके से हमें सेलिब्रेट करना है। बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जो मीनिंगलेस सेरेमनी और रिचुअल्स है, बहुत ही ज़्यादा जो मीनिंगलेस भी है, जिसकी कोई महत्व नहीं है, उन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। इफ़िशियंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पे अशोक की जो बात है वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि सोशल वेलफेयर हो, यानी कि लोगों को जो है ना उसका फ़ायदा हो, लोगों तक फ़ायदा इसका पहुँचे। कांस्टेंट कांटेक्ट करना है यानी कि लोगों की जो परेशानियाँ हैं उनसे उनकी परेशानी सुनते रहनी है और उनके परेशानियों का निदान निकालते रहना है। साथ ही ह्यूमन ट्रीटमेंट हो, जो भी सर्वेंट है आपके घर में भी, जो भी सर्वेंट है, मेड है, जो भी काम करने आते हैं उससे भी आप इंसानियत जैसा ट्रीटमेंट कीजिए। अगर वो आपके सर्वेंट है तो ऐसा नहीं है कि आप उनको जो है जानवरों जैसा बदसलूकी कीजिए, एकदम ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए। साथ ही कंसिडरेशन, नॉन वायलेंस ये रखे थे कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई जानवर आप दिखे तो उसको मारो, बिल्कुल नहीं, एकदम नॉन वायलेंस रखना है, कर्टसी रखना है। कोई भी रिलेशन है आपका घर में, अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों के साथ कोई भी रिलेशन है उसको बहुत कर्टसी के साथ निभाइए। और टॉलरेंस भी होना चाहिए। जितनी भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं हमारे कंट्री में, हमारे देश में, हमारे दुनिया में, देश विदेश में, उन सब में टॉलरेंस होना चाहिए। कन्क्वेस्ट है यानी कि धर्म को यहाँ पे कन्क्वेस्ट करना है, ना कि वॉर के थ्रू। ऐसा नहीं है कि लड़ाई कीजिए और इसको जीत हासिल कीजिए, इसको जो है ना धर्म के थ्रू आप यहाँ पे इसको जीतिए। यानी कि ये एक ऐसी बातें यहाँ पे अशोक की कही गई थी जो वो चाहते थे कि सारे लोग इस चीज़ को माने। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है नॉन वायलेंस का और कुछ और सिमिलर आइडिया है अशोक धर्म का, ये बिल्कुल आपको सिमिलर देखने को मिलेगा जैसे बुद्ध की टीचिंग थी। जैसे बुद्ध भगवान जिस तरीके से वो बोलते थे नॉन वायलेंस का, अहिंसा के रास्ते पे चलने, अहिंसा को प्रैक्टिस करने के लिए इनके द्वारा जो भी कहा जाता था वही चीज़ें आपको अशोक के धर्म में भी देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। तो ये सारे अशोक की कुछ धर्म है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते देखते कि एस्टिमेट क्या था अशोक का। अब ये अशोक थे जो ग्रेटेस्ट ऑफ किंग, यानी कि एकदम राजाओं के भी महाराजा इनको कहा जाता था, द ग्रेट अशोक कहा जाता था, है कि नहीं। तो आप देखिए कि ये सरपास किए थे, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनको भी ये पीछे छोड़ दिए, जूलियस सीजर को भी ये पीछे छोड़ दिए और पूरे वर्ल्ड में अपना जो है इनका वर्चस्व था। अगर आप देखें तो 10 and 1000 ऑफ नेम्स ऑफ मोनार्क जो है वो यहाँ पे
हमारे हिस्ट्री के कॉलम्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो अशोक का नाम है वो हमेशा शाइन करता है एक स्टार की तरह। आप भी जब अशोक का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में भी कुछ इमेजेस, कुछ फ्रेम्स ज़रूर होते होंगे, क्योंकि कई बार आप जब से हिस्ट्री पढ़ रहे हो तब से इनके बारे में कुछ ना कुछ आप अच्छी चीज़ें सीखते ही हो, सुने ही हो। तो अशोक जो थे ना, वो एक ट्रू थे अपने आइडियल्स के लिए, यानी कि उनका जो सिद्धांत था ना उसके लिए वो जाने जाते थे। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे इनके जो धर्म थे वो यूनिवर्सल था। ऐसा नहीं है कि एक कोने में ही लोग मानते थे, पूरे देश विदेश में लोग जो है इनकी बातों को मानते थे, जितनी भी चीज़ें ये कहते थे। और ये ह्यूमैनिटी की तरफ देखने को मिलता है, यानी कि इनकी कोई भी धर्म, आज ये सारी चीज़ें आप देखो, इससे क्या दर्शाई जाती है? इंसानियत। आप कुछ दुनिया में इस धरती पे आए हो तो कुछ बनो या ना बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो। ये चीज़ें जो है बुद्ध भगवान के द्वारा भी कही जाती है और अशोक भी इसी चीज़ को मानते थे। साथ ही ये एक एग्जाम्पल है हमारे हिस्ट्री में कि कैसे एक अच्छा खासा, यानी कि ऐसा नहीं था कि ये बहुत ढिलाई रखते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत कड़ाई रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन हाँ, नॉन एग्रेशन का भी वो पॉलिसी फॉलो करते थे। किसी को मारते पीटते, किसी को गाली गलौज, किसी पे गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन स्ट्रिक्ट रहते थे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते थे और टाइम पे सारी चीज़ों को वो करते थे, है कि नहीं? जो भी चीज़ें ज़रूरत होती थी उन पर ये ध्यान देते थे। तो इस तरीके का इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। अब मौर्य के बाद का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए अशोक की डेथ हुई थी 232 बीसी में, और उसके बाद मौर्यन एम्पायर का डिवीज़न हो गया। एक्चुअली मौर्यन एम्पायर का डिवीज़न और जो पतन अगर मैं कहूँ तो अशोक के बाद ही धीरे धीरे होने लगी थी। तो दो पार्ट में ये बट गया, एक तो वेस्टर्न पार्ट, एक ईस्टर्न पार्ट। अब जो वेस्टर्न पार्ट था वो यहाँ पे इनके जो बेटे थे, अशोक के जो बेटे थे कुणाल, उनके द्वारा ये रूल किया गया। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट बच गया था वो इनके पोते के द्वारा, जो अशोक के ग्रैंडसन थे, पोते थे दशरथ, उनके द्वारा यहाँ पे रूल किया गया। तो ये पूरा जो टेरिटरी था ये दो भाग में बट गया, एक वेस्टर्न है, एक ईस्टर्न है। वेस्टर्न में इनके बेटे थे और ईस्टर्न में इनके पोते थे, ठीक है। अब आप देखो इस तरीके का, और साथ ही साथ यहाँ पे बैक्टीरियन इन्वेजन हुआ, ठीक है। बैक्टीरियन इन्वेजन हुआ वो भी वेस्टर्न पार्ट में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वेस्टर्न पार्ट का जो एम्पायर था वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। ईस्टर्न पार्ट जो था वो भी यहाँ पे इंटैक्ट हो गया था, संप्रीति सक्सेशन जो कि दशरथ का था। उसके बाद जो लास्ट मौर्यन किंग थे वो कौन थे? तो बृहद्रथ थे। तो बृहद्रथ यहाँ पे लास्ट मौर्यन किंग थे, जिनको यहाँ पे मारा गया था पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। तो उसके बाद जो है पुष्यमित्र जो है, ये शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था, जिसके फाउंडर पुष्यमित्र शुंगा थे। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा। तो इतनी तो इनकी बातें हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कैसे कैसे इनका काम था और कार्यकाल कैसा रहा था। जो अगर हम लोग मौर्यन की बातें करें तो यहाँ पे अदर सिस्टम जैसे थे रिपब्लिकन, ओलिगार्किस, ये सारे प्रिवलेंट थे प्री मौर्यन टाइम में, जो कि ख़त्म हो चुके थे जैसे ही मौर्यन शासन आया। तो कौटिल्य जो थे वो फॉरमोस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे हमारे एंसेंट इंडिया में, जो कि मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो यहाँ पे सपोर्ट करते थे, यानी कि एक राजा होंगे, उनके द्वारा जो भी आदेश दे दिया जाएगा वो पूरे देश में जो है उस चीज़ को माना जाता था, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे राजाओं को एडवोकेट भी करते थे कि वो अपनी मिनिस्ट्री को एडवाइस करे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रन करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उस समय जो है यहाँ पे मंत्री परिषद कहा जाता था। तो मंत्री परिषद है जो कि किंग के साथ रहते थे, और वो एडवाइस भी करते थे कि किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे हमारे यहाँ एक बेटर तरीके का शासन हो सकता है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, युवराज, ये सब है यहाँ पे। ये सब कौन थे? तो सिविल सर्वेंट थे, जिनको उस समय जो है ना अमात्यास कहते थे, अमात्यास, ओके। तो अमात्यास कहते थे। और ये पूछा जा सकता है कि अमात्यास जो है सिविल मौर्यन टाइम में किन को कहा जाता था? तो सिविल सर्वेंट को कहा जाता था, जो आज के डेट में आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कल आप भी यहाँ पे सिविल सर्वेंट कहलाओगे। तो ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कौन देखते थे? तो सिविल सर्वेंट देखते थे। और ये सारे जो ऑफिसर्स हैं ये काफ़ी सिमिलर है जैसे आज के डेट में जिनको हम लोग IAS ऑफिसर कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, सर्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो मेथड है सिलेक्शन का, यानी कि कैसे यहाँ पे अमात्यास को सेलेक्ट किया जाता था, तो ये चीज़ें जो है कौटिल्य के द्वारा कहा गया है। और अशोक अपॉइंट करते थे धम्म महामंत्रस को, जो कि यहाँ पे जो धम्म है उसको स्प्रेड करते थे। तो मॉडर्न स्टेट जो है ये आप देखो कि वेल ऑर्गेनाइज सिविल सर्विस था, यानी कि ये भी आप कह सकते हो कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए अच्छी थी क्योंकि वहाँ के सिविल सर्वेंट जो है बहुत अच्छे थे, और सिविल सर्वेंट को वहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था, सिविल सर्वेंट को वहाँ पे टाइमली रिक्रूट किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सही तरीके से जो है हम लोग अशोक के टाइम पे देखे थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसा था?
चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनको यहाँ पे समहर्थ कहा गया है। तो समहर्थ कौन है? चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वो यहाँ पे रेवेन्यू जितने भी आते थे, जितने भी पैसे वगैरह आते थे एम्पायर में, वो यहाँ पे कलेक्ट करते थे। और ये रेवेन्यू कहाँ से आते थे? तो उस समय ऐसा टोल टैक्स ये सारी चीज़ें नहीं थी, सेस वगैरह नहीं था, सरचार्ज नहीं था, जीएसटी नहीं था उस समय। उस समय क्या था ना कि लैंड, जो भी ज़मीन थी, क्योंकि उस समय बहुत खाली ज़मीन थी और ज़मीन के लिए ही उस समय भी कितनी लड़ाइयाँ होती थी, है कि नहीं? तो जो लैंड है, लैंड के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, उससे आता था। खेती हो रही है, खेती में सिंचाई का प्रावधान है, उससे टैक्स देना है। कस्टम ड्यूटी लगाया जा रहा है, शॉप है उस पर टैक्स लग रहा है, फेरी है उस पर टैक्स लग रहा है, फॉरेस्ट माइंस पैस्चर्स लाइसेंस फ़ी, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर टैक्स लगता था और ये सारे टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता था यहाँ पे, ठीक है। और जो लैंड रेवेन्यू है वो नॉर्मली आपका 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी उस ज़मीन से प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/6 जो है वो लैंड टैक्स देना होता था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। मेन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर कहाँ है? अब राजाओं का खर्च कहाँ होता है? चलिए ठीक है, इतनी सारी जगहों से तो राजाओं के पास झोली बढ़ रहे, उनके जो है पॉकेट भर रही है, पैसे आ रहे, लेकिन राजा खर्च कहाँ करते थे? तो देखिए राजाओं का खर्च भी बहुत होता था, क्योंकि आप देखते हो आज के डेट में जो भी सीरियल वगैरह या फिर आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते हो, जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जाता है, राजा महाराजाओं का जो लिविंग स्टैंडर्ड था ना वो बहुत हाई था। एक तो उनका आप ड्रेस देखोगे, उनकी ज्वेलरी देखोगे, उनका राज दरबार देखते हो, उनके नौकर चाकर, इतनी बड़ी आर्मी, सेनापति क्या क्या होते हैं, तो उन सबको रखने के लिए, उन सबकी मेंटेनेंस के लिए उनको बहुत खर्च करना होता था। मेनली आप देखो कि अपने घर के लिए वो खर्च करते थे, आर्मी को बनाने के लिए वो खर्च करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनके लिए उनको पैसा देते थे, सिविल सर्वेंट को पैसा देते थे, पब्लिक वर्क के लिए वो पैसा देते, इवन वो गरीबों में बहुत दान करते हैं। गरीबों को किसी भी तरीके की परेशानी है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखते थे, उनको रिलीफ प्रोवाइड करते थे, रिलीजियस पर्पज़ के लिए भी वो बहुत खर्चे करते थे। तो राजाओं की खर्चे भी कम नहीं थे, ठीक है। तो राजाएं खर्चे बहुत करते थे, इसलिए उनको जो भी रेवेन्यू मिलता था ना, तो आप ये मत सोचिए कि वो सब झोली भर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें। अब एक और चीज़ आपको बहुत शानदार लगेगी, आर्मी। मॉडर्न एम्पायर में जो आर्मी थे ना वो बहुत बड़ी शानदार थे, बहुत अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज थे और वो यहाँ पे सेनापति के कंट्रोल के अंदर थे। ये भी ध्यान रखना है कि उस समय आर्मी को जो भी उनकी सैलरी वगैरह दिया जाता था उस समय वो कैश में देते थे, कोई बार्टर सिस्टम नहीं था। कौटिल्य ऐसा बताते हैं कि जो डिफरेंट रैंक के मिलिट्री ऑफिसर्स है उनकी सैलरी यहाँ पे दी जाती है। और ग्रीक के अकॉर्डिंग देखें, जो कि यहाँ पे प्लिनी ऑथर थे, तो मॉडर्न आर्मी यहाँ पे 6 लाख इन्फेंट्री है, 30,000 कैवलरी है और 9,000 एलिफेंट है, 8,000 चैरियट है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो उस समय आपको देखने को मिलता है कि 6 लाख इन्फेंट्री है, यानी कि जो आर्मी वाले सोल्जर्स होते हैं ना, आर्मी स्पेशलाइज्ड यहाँ पे सोल्जर्स होते हैं, उनकी यहाँ पे संख्या कितनी? 6 लाख है। 30,000 कैवलरी है, यानी कि जो हॉर्स राइडर है, घोड़े पे सवार होकर, घुड़सवार करके जो लड़ाई करते हैं, वो 30,000 है। 9,000 एलिफेंट है, कुछ हाथियाँ वगैरह भी आप देखते हो जो युद्ध में जाते हैं, और 8,000 चैरियट है, यानी कि रथ वगैरह भी आप देखो कि 8,000 है। तो इतनी बड़ी इनकी आर्मी थी, इतना वेल ऑर्गेनाइज था, इनको भी बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता था, जो कि यहाँ पे अशोक ने किया। इसी के साथ आप देखो इनके 4 विंग्स थे, यानी कि नेवी भी थे, ट्रांसपोर्ट भी थे, सप्लाई विंग्स भी था, यानी कि हर एक तरीके से कैसे कंट्रोल किया जाए वो उस समय अशोक बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किए थे, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि इनका कॉमर्स और इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट देखें तो ये डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आपका कंट्रोल किया गया था। जो भी सामान वगैरह का जो होलसेल प्राइस था गुड्स का, वो यहाँ पे कॉमर्स और इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है वो इसको मेंटेन करते थे और ट्राई करते थे कि अच्छे तरीके से सप्लाई हो, यानी कि मार्केट में किसी भी सामान की कमी ना हो। और यहाँ पे जो ऑफिसर इसको देखते थे ये सप्लाई वगैरह का, उसको यहाँ पे अध्यक्ष कहा जाता था। ये पूरे वेट और मेजर्स को कंट्रोल करते थे, यानी कि कितने सामान पे, किस सामान का कितना वेट है, उसमें कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा, कोई फॉरेन ट्रेड से भी रिलेटेड कोई काम होता था तो ये अध्यक्ष ही देखते थे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड ही देखते थे, ठीक है। जुडिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट देखे तो उस समय कैसा था, तो कौटिल्य के द्वारा अपने अर्थशास्त्र में ये मेंशन किया गया है, क्योंकि उसी समय कौटिल्य की जो यहाँ पे अर्थशास्त्र है उसमें आप देखोगे कि सिविल और क्रिमिनल लॉज रखे गए हैं ना सेकंड पार्ट में। तो वहाँ पे आप देखोगे कि उनके द्वारा बताया गया है कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स है, तो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी कैपिटल में है, तो उनको यहाँ पे धर्मथिकरीन कहा जाता था, धर्मथिकरीन, ओके। और इसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट है प्रोविंशियल कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अमात्यास के अंडर था। ये सिविल सर्वेंट के अंदर ये कोर्ट होते थे। डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट भी दी जाती थी, अगर कोई गलती करते थे तो उनके ऊपर फाइन, जेल, मल्टीरेशन, डेथ, ये सब चीज़ का भी यहाँ पे जो है प्रावधान था। टॉर्चर भी किया जाता था, लेकिन टॉर्चर इसलिए किया जाता था कि लोग सच्चाई बताएं। पुलिस जो स्टेशन थे वो भी यहाँ पे सारे प्रिंसिपल सेंटर में देखने को मिला। कौटिल्य और जो अशोकन एडिक्ट्स है उसमें यहाँ पे जेल और जेल ऑफिसर के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देखो
और रिमिशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि मान लीजिए कि किसी को सज़ा दे दिया गया है तो उसको छूट भी दिया जाता था कि ठीक है, उनकी सज़ा को कम भी किया जाता था। तो ये चीज़ें जो है अशोका के इंस्क्रिप्शन में कहा गया है। आज के डेट में आप देखते हो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास जो पार्डनिंग पावर है वो कहाँ से निकल कर आया, तो वो आप देखो कि अशोक के भी टाइम में था ये पार्डनिंग पावर। हालांकि पार्डनिंग पावर 5 है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ऐसी कौन सी पावर है जो कि हमारे प्रेसिडेंट को दिया गया है पार्डनिंग पावर में से, लेकिन हमारे राज्य के गवर्नर को नहीं है। ये चीज़ें आपको बतानी है। सेंसस क्या था, तो देखिए सेंसस यानी कि ये जनगणना, ठीक है। तो सेंसस भी यहाँ पे था उस समय में, जितने भी लोग रहते थे उन सब का जो है यहाँ पे जनगणना होता था। विलेज ऑफिसर्स थे जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स देखते थे, उनके बारे में डिटेल भी बताते थे कि किस कास्ट के कितने लोग हैं, क्या वो ऑक्यूपेशन करते हैं, साथ ही उनके घर में कितने जानवर हैं उनको भी उस समय काउंट किया जाता था। तो अच्छी बात है। ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है इसको कुछ स्पाइस के द्वारा, यानी कि जो यहाँ पे आपके स्पाई वगैरह भी रहते थे जो छुप छुप के सारा चीज़ देखते थे, उनके द्वारा ये क्रॉस चेक भी किया जाता था। सेंसस की बात करूँ तो ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिला, यानी कि जो भी लोग उस समय उनके टेरिटरी के अंदर रहते थे उसका भी हालचाल जो है अशोक अपने पास रखते थे। प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो मौर्यन एम्पायर जो है वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। देखिए प्रोविंस कहने का मतलब है वैसे ही जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ राज्य है, तो स्टेट को पहले प्रोविंस कहा जाता था। तो मौर्यन एम्पायर में जो मेन प्रोविंस है वो आपका तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी और कलिंगा था, ठीक है। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ था। और जो प्रोविंशियल गवर्नर है वो मोस्टली आप देखो कि यहाँ पे जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे उनके द्वारा वो अपॉइंट होकर आते थे। वो रिस्पॉन्सिबल थे कि कैसे कानून को मेंटेन करना है, टैक्सेस को कैसे कलेक्ट करना है, क्या ऑर्डर देना है, ये सारा काम इनका था। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे ना वो यहाँ पे राजूकास के चार्ज के अंदर थे, जिनका पोजीशन और फंक्शंस काफ़ी सिमिलर था जो आज की डेट में आप कलेक्टर साहब की देखते हो, उसी समय उनका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का भी वही फंक्शन था। और साथ ही साथ आप देखो कि जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे ग्रामनी के हाथ में थे, और इनकी जो ऑफिशियल सुपीरियर है उनको यहाँ पे गोपा कहा जाता था। गोपा जो कि यहाँ पे 10 से 15 विलेज का उनको चार्ज दिया जाता था कि इनके बारे में, यानी कि 10 से 15 विलेजेस का जो है वो ख्याल रखते थे। कौटल्य और मेगस्थनीज की अगर हम लोग बात करें तो इनके द्वारा सिस्टम ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड किया गया। अर्थशास्त्र में आप देखो पूरी एक चैप्टर है जिसमें कि नागरिक और सिटी जो सुपरिटेंडेंट थे ना उनका क्या रोल है वो पूरी तरीके से अर्थशास्त्र में मेंटेन किया गया है। उनकी चीफ ड्यूटी जो थी वो क्या था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो मेगस्थनीज बताते हैं कि 6 कमिटीज़ थे 5 मेंबर की, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी। और ये कमेटी क्या क्या देखते थे, तो उस पाटलिपुत्र में कितने इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री कैसे रन कर रही है, इंडस्ट्री को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा देखा जाता था, यानी कि एक कमेटी के द्वारा। फॉरेनर्स कितने हैं, पाटलिपुत्र में रहने वाले बाहर से आने वाले लोग कितने हैं, रजिस्ट्रेशन यानी कि अगर नया जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हो रही है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कराई जाती थी। व्यापार कैसा है इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता था। सामानों की यहाँ पे मैन्युफैक्चर और सेल पे ध्यान दिया जाता था। कलेक्शन ऑफ सेल टैक्स, यानी कि जो सेल टैक्स है कितना बेचा जा रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको भी कलेक्ट किया जाता था। तो मेनली यहाँ पे आप देखो कि उस समय जो है ये 6 कमिटीज़ थी, ये मेगास्थनीज यहाँ पे रेफ़र किए थे। वो बताए थे कि 6 कमिटीज़ हुआ करती थी पूरे पाटलिपुत्र को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, यानी कि पूरे पाटलिपुत्र को सही तरीके से ढंग से चलाने के लिए जो है ना यहाँ पे 6 कमेटी हुआ करती थी। तो काफ़ी शानदार है, आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज था। तो इतनी तो बात हुई मौर्य के बारे में, मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया हम लोग, अशोका के बारे में देख लिए। अब लास्ट हम लोग देखेंगे कि मौर्य के आर्ट और आर्किटेक्चर कैसे थे। बहुत ही शानदार थे। कुछ पिलर्स के बारे में, कुछ स्तूपास के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो अशोक की पीरियड के पहले जो मॉन्यूमेंट्स थे ना वो मेनली लकड़ियों से बनाए जाते थे, ठीक है। उस समय स्टोन पत्थर वगैरह का यूज़ नहीं होता था। जब अशोक का कार्यकाल आया तब उस समय पत्थरों का पहली बार यूज़ होना स्टार्ट हुआ। तो ये बहुत ही कॉमन बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है कि स्टोन का जो इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ वो अशोक के टाइम पे हुआ, ठीक है। बहुत तरीके के मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए अशोक के टाइम में, लेकिन अभी तक आप देखो कि कुछ ही बचे हुए हैं, बाकी तो सब टूट गए। चलिए देखते हैं पिलर। पिलर इनके द्वारा बनाया जाता था, इतने लंबे लंबे पिलर जिसमें से सबसे फेमस है सरनाथ पिलर। तो पिलर जो है वो यहाँ पे अशोक के द्वारा बनाया जाता था, और अशोकन पिलर्स जो है उसमें इंक्रिप्शन भी होते थे। पिलर्स बनाकर जो है इसमें कुछ लिखे जाते थे, यानी कि अशोक के जो कार्यकाल थे उनको यहाँ पे मेंशन किया जाता था। साथ ही आप देखो कि ये पिलर जो है वो दिल्ली, इलाहाबाद, रुमनी डाई,
सांची, सरनाथ में देखने को मिलेगा। इनके जो टॉप थे ना, यानी कि पिलर के टॉप में, इसमें कुछ एनिमल्स के यहाँ पे फिगर्स होते थे, जैसे मान लीजिए लायन है, एलिफेंट है, बुल है। तो ये तीनों काफ़ी फेमस थे, ये तीनों लगता है अशोक को बहुत पसंद थे। एलिफेंट और लायन और बुल, इनको यहाँ पे पिलर्स के एंड में आपको देखने को मिलेगा। जो सरनाथ पिलर है, इसमें 4 लायन है जो कि बैक टू बैक स्टैंड है, इस तरीके से वो बैक टू बैक जो है बैठे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा भी लगता है ये। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है अडॉप्ट किया गया है, वो भी कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, स्टेट एम्बलम, यानी कि हर राज्य की यहाँ पे आप देखो कि पहचान के लिए इसको, आपके भी बहुत सारे लोगों के टेबल पे ही भी होगा ये स्टेट एम्बलम का सरनाथ पिलर जो है, वो बहुत सारे लोगों के टेबल पे भी होता है। और जब आप जाओगे एडमिनिस्ट्रेटर बन के अपने फील्ड में और अपने ऑफिस में, तो आपको ये भी पिलर भी आपके टेबल पे होगा, है कि नहीं। स्तूपास देख लीजिए, सांची स्तूप, जो कि आज की भी डेट में काफ़ी फेमस है। तो अशोक के द्वारा ऐसे ऐसे गुंबज वाले जो है स्तूप बनाए गए हैं, और मेजोरिटी ऑफ देम तो काफ़ी फॉरेनर जो आते थे हमारे कंट्री में, तो वो तोड़ तोड़ के चले जाते थे। पता नहीं कौन सी खुन्नस होती थी, कौन सी उनको जलन होती थी, बट वो हमारे काफ़ी ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे, बहुत वैल्यूबल मॉन्यूमेंट्स थे, जिनको उन्होंने तोड़ के चले गए। बट कोई बात नहीं, जो बचे हैं वो भी कम नहीं है, वो हमारे भारत को दर्शाते हैं, हमारे भारत की ब्यूटी को दर्शाते हैं, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे ही सर्वाइव कर रहे हैं, और बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा सांची स्तूप का। किसने किसने ये सांची स्तूप देखा है, कमेंट में बताइएगा हमें, कहाँ कहाँ किसने किसने घूमा है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल है, और साथ ही साथ ब्यूटीफुल क्या, एक आपको देखकर ही बहुत अच्छा लगेगा कि इतने साल पुराने की चीज़ें आज भी एग्जिस्ट कर रही है, और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। साथ ही आप देखो कि ये पूरे ब्रिक से बने हुए हैं, ईंट से बने हुए, लेकिन बाद में जो है इसको और भी अच्छे तरीके से बनाया गया। केव्स अगर देखें तो गुफाएं बनाई जाती थी, और ये गुफाएं जो है आजीविकास को प्रेजेंट किया जाता था। जो अशोक के जो बेटे थे, ग्रैंडसन थे दशरथ, वो भी इम्पॉर्टेंट हेरिटेज ऑफ द मौर्यन थे, यानी कि उनके भी द्वारा आप देखो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेरिटेज भी उनके द्वारा बनाया गया। उनके इंटीरियर वॉल जो है, यानी कि केव्स के अंदर आप देखोगे तो मिरर जैसा पॉलिश किया जाता था, यानी कि जो आईने होते हैं ना, उस तरीके से बनाए जाते थे। एंड वन ऑफ द फेमस बाराबर हिल्स, जो कि इन बौद्ध गया के बगल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वंडरफुल पीस है, यानी कि आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या कमाल का नक्काशी उस समय करते थे, क्या कमाल के लोग थे उस समय, उनका क्या आइडिया था। आज के डेट में तो लोग सीखते हैं ऐसी ऐसी कलाकारी, लेकिन उस समय जो है ना, क्या कमाल की चीज़ें थी, है कि नहीं। वैसी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें आज के डेट में भी शायद बनाना मुश्किल है, ऐसे ही आप लोग कह सकते हो। फिर आप देखो, ये देखिए 4 लाइन्स जो है यहाँ पे आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगा, ये चीज़ें बता रही थी। तो चलिए, केव्स देख लिए, स्तूपास देख लिए, और पिलर्स देख लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ रहे हो, तो उसमें आप लोग मौर्य के आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाएगी, है कि नहीं। अब देखते हैं लास्टली कि कैसे इनका पतन हुआ। तो देखिए, जो कारण है मौर्यन एम्पायर की डिक्लाइन की, वो बहुत ज़्यादा डिबेट किया गया है स्कॉलर, इवन आज भी आप देखोगे कि बहुत सारी इसमें डिबेट डिस्कशन होती है। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग भी मान के चलेंगे कि हालांकि कुछ चीज़ें जो कही जा रही है वो चीज़ें हम लोग समझेंगे। अब इतने दिन में तो, दिन में नहीं, इतनी देर में तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जब अशोक की यहाँ पे अशोक की मृत्यु हुई, तो उसके बाद ही ये डिवाइड हो गया। जैसे कोई भी, जैसे घर में भी आप देखो, अगर 4 बेटे हैं, उसमें अगर डिवीजन हो गई ना, तो वो फैमिली कभी टिकता नहीं है, वो आपको सेपरेट हो जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे मौर्यन साम्राज्य का भी था कि जैसे ही वो ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड हुआ, उसके बाद जो है फॉरेन इन्वेजन हुए, और धीरे धीरे सारी चीज़ें बर्बाद होती गई, तो ऑब्वियस था कि ये भी एम्पायर को पतन होना था। तो ये सबसे मेन कारण होती है। अब आप देखो कि यहाँ पे कई बार बताया जाता है कि अशोक के बाद जितने भी सक्सेसर आए, जितने भी राजा महाराजा आए, वो उस तरीके का काम नहीं कर पाए, और अशोक जितना काम करके गए थे, जितना मेंटेन करके गए थे, उसको भी वो मेंटेन नहीं कर पाए। तो वीक सक्सेसर आए उनके बाद। दूसरा जो अप्रोच बताया जाता है कि सही तरीके से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को वो अपहोल्ड करके नहीं रख पाए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे अशोका की जो प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज़ थी, वो यहाँ पे ब्राह्मण लोग जो है ना, एक रिवोल्यूशन लेकर आए, जैसे पुष्यमित्र शुंगा थे, तो वो यहाँ पे एक अजीब सा रिवोल्यूशन लेकर आए थे। अशोक जो थे ना, वो ब्राह्मण के अगेंस्ट में कभी भी एक्ट नहीं किए थे। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पे सिर्फ बुद्धिज्म को प्रोपेगेट करते थे और ब्राह्मण के अगेंस्ट में थे, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी बाद में चलकर जो है यहाँ पे उनका अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला। अशोका जी की जो पॉलिसी थी ना नॉन वायलेंस की, इससे क्या हुआ ना कि आर्मी तो इनके बहुत शानदार थे, बहुत बड़े थे, लेकिन आर्मियों में जो लड़ने का, वॉर करने का जो टेंडेंसी था ना, वो कम हो गया। अब देखिए, किसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी ना आप उस चीज़ में परफेक्ट रहोगे, और हमेशा उस चीज़ के लिए आप आतुर रहोगे। लेकिन आर्मी लोग जो थे ना, वो एकदम
पपेट्स टाइप के थे, यानी कि हाँ बस अशोक दिखाते थे कि देखो भाई मेरे पास इतने सारे जो है कैलरी है, इतने सारे एलिफेंट्स है, सोल्जर्स है, तो हमसे मत लगना, ठीक है। तो वो डराने के लिए भी काफ़ी देखने को मिलता था। बट उनकी जो यहाँ पे नॉन वायलेंस थी, यानी कि जो आर्मी में एक स्पिरिट था, फाइटिंग स्पिरिट थी, लड़ने की जो स्पिरिट थी ना, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न बताया जाता है। और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है ना कि ऐसा नहीं था कि अशोक जो थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर काफ़ी ढीले थे, नहीं, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। वो ये था कि आर्मियों को लड़ना नहीं सिखाते थे, अहिंसा के रास्ते पे चलना सिखाते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए थे, ढीले वो कहीं पे भी नहीं पड़े थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का जो है उनका जो ये रवैया था, यानी कि अशोक के जितने भी धम थे, तो उसको भी कई बार यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हाँ अशोक की ऐसी पॉलिसी थी जिसके कारण जो है मौर्यन एम्पायर हमारा डिक्लाइन हो गया। मल्टीपल कॉजेज़ है मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने का। वीक सक्सेसर है, एम्पायर की पार्टीशन हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूज़ हुआ, उसके बाद जो है ये सारे फैक्टर्स को अगर कंबाइन करोगे तो हमारा जो मौर्यन एम्पायर है उसमें ब्रेकअप हो गया। और फाइनली जो है यहाँ पे पुष्यमित्र शुंगा, यानी कि जो शुंगा डायनेस्टी थे, उनको यहाँ पे मौका मिल गया और वो यहाँ पे घुस गए। तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इनकी यहाँ पे डायनेस्टी के बारे में कि कैसे फिर ये डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश हुई, इनका क्या क्या काम हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसको समराइज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी चीज़ें हमने देखी, तो चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी यहाँ पे अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। हम लोग सोर्सेज से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कहाँ से सोर्सेज मिली, जिसके बारे में हम लोग ने इतनी कहानियाँ पढ़ ली है। तो 3 सोर्सेज हमें मिला। एक तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र मिली, ठीक है। दूसरा हमें जो है विशाखादत्त की मुद्रक्ष मिली, और फिर मेगास्थनीज की इंडिका मिली, ठीक है। इंडिका में क्या था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था। मेगास्थनीज में यहाँ पे मुद्राक्ष में क्या था कि यहाँ पे हम लोग को जो है, अच्छा अर्थशास्त्र में क्या था, 3 चीज़ें थी यहाँ पे। पूरी 180 चैप्टर्स थी और इसमें आपका जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि राजा, उसके डिपार्टमेंट, और फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में, एंड देन फिर उसके बाद वॉर और डिप्लोमेसी के बारे में। यहाँ पे आपको सारी जो कहानियाँ हम लोग ने देखी वो अर्थशास्त्र से देखी। इंडिका में हमने क्या देखा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मुद्रक्ष में क्या देखे हम लोग यहाँ पे, तो मुद्रक्ष में हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखे थे। इंडिका में हम लोग देखे थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है अशोक की, उसके बारे में डिटेल बताया गया था इंडिका में, और मुद्रक्ष में बताया गया था सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। एंड हम लोग अर्थशास्त्र में देखे थे तीनों चीज़ें, ठीक है। तो ये तो हो गई सोर्सेज जिसके थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़े। स्टार्ट करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनकी एक्सपेंशन तो आप लोग देख चुके हो, बहुत ज़्यादा था। इनके द्वारा जो एक्सपेंशन था, ये इनकी टेरिटरी वो गैंगेटिक वैली हो गई, इंडस वैली हो गई और नर्मदा रिवर हो गई। ये तीनों रिवर के चारों ओर की टेरिटरी इनके अंदर थी। ये मानते थे जैनिज्म को। फिर इनके जाने के बाद इनके बेटे आए बिंदुसार, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन हाँ बिंदुसार को यहाँ पे अमृत घस्ट कहा जाता था, अमृत घस्ट, तो ये भी याद रखिएगा। इनके बाद इनके जो पुत्र थे अशोका, अशोका द ग्रेट आए। फर्स्ट पोस्ट जो अशोका को मिला था वो यहाँ पे गवर्नर ऑफ उज्जैन, तो गवर्नर ऑफ उज्जैन से आए। फिर उसके बाद इनको जो अपनी गद्दी हासिल करनी थी वो बहुत मुश्किल से हासिल किए। अपने 99 ब्रदर्स को किल करके वो यहाँ पे गद्दी पे आए, पावर में आए, ऐसा कहा जाता है। चलिए कोई बात नहीं। जो अशोक है वो यहाँ पे प्रोपेगेट करते थे किसको, बुद्धिज़्म को, मानते भी थे बुद्धिज़्म को। और इनके रहते हुए 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ, पाटलिपुत्र में। फिर इनके जाने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इनके बेटे महेंद्र और इनकी बेटी कौन थी, संघमित्र, इनके द्वारा इनको भेजा गया। नहीं, इनके मतलब कि डेथ के बाद नहीं, ये इन्हीं के कार्यकाल में बता रही हूँ कि इनके बेटे जो महेंद्र थे और इनकी बेटी जो संघमित्र थी, इनको भेजा गया था श्रीलंका कि आप वहाँ पे बौद्धिक ट्री को प्लांट करके आओ। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि कश्मीर, नेपाल भी जो है यहाँ पे मौर्यन के अंदर था। उसके बाद जब इनका डेथ हुआ तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो है वेस्टर्न और एक है ईस्टर्न। वेस्टर्न जो था वो इनके बेटे के द्वारा, जो कि कुणाल है, वो यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहे थे। बाद में जो है इनके बैक्टीरियन इन्वेजन के थ्रू जो है ये ख़त्म हो गए। ईस्टर्न जो था, ईस्टर्न में यहाँ पे इनके जो ग्रैंड सन थे, यानी कि जो पोते थे दशरथ, उनके द्वारा यहाँ पे काम किया गया, लेकिन ये थोड़ा चला ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे आप देखो सांप्रति थे, फिर बृहत्तहत्ता थे। लास्ट रूलर कौन थे यहाँ पे, तो बृहत्तहत्ता थे, जो कि ईस्ट मौर्यन एम्पायर में वो रूल कर रहे थे। बृहत्तहत्ता को यहाँ पे कौन एसेसिनेट किया था, तो पुष्यमित्र शुंगा। और इसी को यहाँ पे एसेसिनेट यानी कि मारने के बाद जो है अब शुंग डायनेस्टी वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। कुछ वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है अमात्यास, तो अमात्यास किसे कहा जाता है आप लोग बताइए। यस, बिल्कुल करेक्ट, सिविल सर्वेंट, है कि नहीं। फिर है समहर्ता, तो समहर्ता किसे कहा जाता है, चीफ ऑफ रेवेन्यू,
डिपार्टमेंट, यस। गोपा, गोपा का क्या मीनिंग था? गोपा का मीनिंग है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि 10 to 15 विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। फिर है नगारिका, नगारिका कहने का मतलब है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और फिर है यहाँ पे स्प्रेड ऑफ धर्म, जिसको हम लोग यहाँ पे धर्म शास्त्र कहते हैं, ठीक है, धर्मशास्त्र कहते हैं। तो ये इतने सारे वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मीनिंग भी पूछ लिया जाता है हिस्ट्री में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, नो डाउट। अगर एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो उसमें जितने भी वर्ड है ना, उसकी मीनिंग आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये सारे पूरे रहे एक समराइज़ करके। अब देख लीजिए हम लोग क्या क्या पढ़े। तो लिटरेरी और एपिग्राफिकल सोर्सेज देखे और इसी के थ्रू स्टडी किए। चंद्रगुप्त मौर्य के असेसन देखे, उनकी अचीवमेंट देखे। बिंदुसार की मिलिट्री अचीवमेंट देखे। अशोक का देखे कि वो स्प्रेड ऑफ धम्म किए, यानी कि धम्म में उनकी क्या क्या बातें थी कि माता पिता का सेवा कीजिए, रिलेटिव्स के साथ अच्छा बिहेव कीजिए, सच्चाई से प्यार कीजिए, अहिंसा को प्रैक्टिस कीजिए, जानवरों को मतलब कि मारना नहीं है। तो सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी है ना, वो यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि साइलेंट फीचर्स देखिए मॉडर्न आर्ट के बारे में, पिलर्स, केव्स, स्तूपा, और क्या रीज़न था इनका डिक्लाइन होने का, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इतनी अच्छी बात है और इतने अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो मेरी यहाँ पे लेसन देखते हुए, तो कुछ सवालों का जवाब भी दे दीजिए, जिससे आपको भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि आपने कितना समझ पाए, और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। तो डिटेल ऑफ अशोका की वॉर अगर देखें, वॉर विद कलिंगा, तो ये किस में आपका डिस्क्राइब किया गया? ना जाने मैंने इस 40-45 मिनट में कितनी बार चिक के कही है। तो प्लीज़ इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा, कलिंगा एडिक्ट, सरनाथ पिलर, या फिर 13 रॉक एडिक्ट, या फिर अर्थशास्त्र। जो लैंग्वेज है मोस्टली आप देखो कि यहाँ पे अशोक के एडिक्ट्स में इस्तेमाल किया गया है, तो कौन सी लैंग्वेज है? पाली, खरोस्ती, संस्कृत, या फिर ब्राह्मणी। अब आइए फिलिंग द ब्लैंक्स है। अशोकन एडिक्ट्स जो थे वो फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यहाँ पे डेसिफर किया गया और कब किया गया, ये भी बताइएगा। लास्ट मॉरियन किंग कौन थे? अशोका इम्प्रेस्ड बुद्धिज्म, किसके इन्फ्लुएंस में ये जो है अशोक धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे थे। और जो स्टेट इम्ब्लेम है इंडिया का, वो अडॉप्ट किया गया कौन से पिलर को? तो देखिए बहुत ईजी है, अभी कई बार हम लोग ने इसको देख लिया है। आइए कुछ यहाँ पे देखिए, मैच दी फॉलोइंग है, अभी मैं यही आपसे पूछ रही थी, अब आप लोग इसको मैच कीजिए। धर्महस्त्र ये है क्या? तो आपके काम में आसान कर देती हूँ, ठीक है। स्प्रेड ऑफ धम्म। गोपा, गोपा क्या है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। नगारिका, ये क्या है? नगारिका बताइए आप लोग, नगारिका है क्या? ये है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। समहर्ता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए कितना इजी है। अगर यही सारी चीज़ें आपका वर्ड में पूछ लिया जाए, यही क्वेश्चन उठाकर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ दिया जाए, तो कितना आसान रहेगा। आप अगर इस तरीके से बुक को पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपकी जो हिस्ट्री की क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं छूटने वाली है, ओके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए डेली 4 बजे आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगी एट एनी कॉस्ट। तो ये डेली 4 बजे जो वीडियो आप लोग को देखनी है, तो आपको इसके लिए बस एक काम करनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ विजन आईज की टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ चल रही है प्रीलिम्स के लिए, हालांकि प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड हो गया, बट कोई बात नहीं। विजन आईज की टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है फॉर 2021, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी गई है उसमें जाकर आप लोग मेल कर सकते हो। उसके थ्रू आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग को कैसे करना है विजन आईज की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन, और क्या क्या आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है, चीज़ें कितनी टेस्ट मिलने वाली एंड ऑल, पूरी होल डिटेल। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ, कल हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।